तो हेलो भाई, आज की इस बार वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 95 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके इवेंट के लिए फर्स्ट लेयर सोक्यान अपने ब्रदर साउडी और बाकी के एक्सपर्ट्स जो कि साउलियन के साथ जमा एम्पायर में फाइट करने के लिए गए थे, और जेनन एकेडमी के सारे एक्सपर्ट्स और साउगेट के बाकी के सारे एक्सपर्ट्स को लेकर साउलियन डिमन फ्लेम बेली को तबाह करने और हैंडफैंग की पिछवाड़ा फाड़ने सभी के एक्सपर्ट्स के साथ डिमन फ्लेम बेली की तरफ जाने लग गया था। और फिर इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है डिमन फ्लेम बेली की माउंटेन पर, जहां डिमन फ्लेम बेली किसी शेर से भी बड़ी थी। और वहां इनर डिमन फ्लेम बेली में बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इनकी सिलेक्शन इस तरह से होती थी कि आउटर डिमन फ्लेम बेली के बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से सिर्फ 10% लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता था इनर डिमन फ्लेम बेली में ट्रेनिंग करने के लिए। और ये सिस्टम सेम टू सेम जेनन एकेडमी के इनर एकेडमी और आउटर एकेडमी जैसा ही था। और जैसा कि डिमन फ्लेम बेली एक बहुत ही ज्यादा पुरानी फैक्शन है, तो इनर डिमन फ्लेम बेली में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे। लेकिन बात जो भी हो, पास्ट में डिमन फ्लेम बेली ब्लैक कॉर्नर रीजन में बाकी के फैक्शंस के साथ बदमाशी तो कर पाती थी, लेकिन जब से डिमन फ्लेम बेली साउलियन से मिली है तो डिमन फ्लेम बेली का लक ही खराब हो गया है। और अभी डिमन फ्लेम बेली की सारी बदमाशी निकल चुकी है। वो अपनी लो प्रोफाइल करके ही रहते हैं और किसी के सामने इतना जाहिर नहीं करते कि वो डिमन फ्लेम बेली के लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी के लिए वो काफी ज्यादा उल्फ हो चुके हैं ऑल राउंड डिमन गोस्ट को मर जाने के बाद। लेकिन इसका हर केस मतलब ये नहीं है कि ऑल राउंड डिमन गोस्ट और डिमन फ्लेम बेली के टफ के 3 एल्डर्स को मर जाने के बाद डिमन फ्लेम बेली ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकती है। वो अभी भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिमन फ्लेम बेली के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अब इधर हम देखते हैं डिमन फ्लेम बेली के सीट पर हैंडफैंग बैठा हुआ है, जो कि एक इलायर दुजन लेवल के एंसेस्टर है। और तो और वो एक इलायर दुजन लेवल के एंसेस्टर तो है ही, बल्कि वो एक एल्केमिस्ट भी है जिसका कि टायर लेवल काफी ज्यादा हाई है। और अभी हैंडफैंग ने डिमन फ्लेम बेली में बहुत सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट्स को और बहुत सारे फैक्शंस के बड़े लीडर्स को बुलाया हुआ था, ताकि वो साउगेट की बढ़ती हुई ताकत और जेनन एकेडमी की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके और जेनन एकेडमी के खिलाफ मिलकर एक बहुत बड़ा अपना अलायंस बनाए, जो कि कल को जेनन एकेडमी और साउगेट को अच्छी खासी टक्कर दे और उन्हें तबाह कर सके। और जैसा कि फास्ट में हैंडफैंग ब्लैक कॉर्नर रीजन में पील एम्पर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में सिर्फ वही थे जो कि हाई टायर लेवल के एल्केमिस्ट थे। तो अभी उसने अपने पील एम्पर वाले नाम को यूज करके बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लालच देकर भी बुलाया हुआ था यहाँ इस डिमन फ्लेम बेली में। और अभी के लिए हैंडफैंग पील एम्पर बना डिमन फ्लेम बेली के लीडरशिप पर बैठा हुआ था, और उसके सामने ओपन ग्राउंड में बहुत सारे लोग और एक्सपर्ट्स थे जिनको कि हैंडफैंग ने इनवाइट किया था। अब इतने सारे एक्सपर्ट्स को देखकर हैंडफैंग की पिछवाड़ा फूलने लगता है और वो एक स्माइल के साथ सोचता है कि साउलियन अब हमारा ग्रज फाइनली सेटल हो ही जाएगा, और तब के टाइम में तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपना फ्लेम मंत्र ओपी डेडली किसी छोटे बच्चे की तरफ मेरे हाथों में दे दोगे। अब इतना सोचने के बाद हैंडफैंग कुत्तों की तरह हंसने लगते और इधर हैंडफैंग कुत्तों की तरह हंस रहा था, और दूसरी तरफ साउलियन हैंडफैंग की पुंगी बजाने के लिए अपने सभी दोस्तों को लेकर डिमन फ्लेम बेली की तरफ आ रहा था। अब इसके साथ ही हम देखते हैं डिमन फ्लेम बेली के ओपन ग्राउंड में, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आकर बैठे हुए थे, और हैंडफैंग ने वहाँ पर सीट का अरेंजमेंट भी इस तरह से करवाया हुआ था कि जिस बंदे की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसको उस हिसाब से सीट दी जाएगी। और अभी उन सीट्स पर जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इवन के उनकी एजेस भी 30-30 साल के लगभग थे, और कोई भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं था कर सकता, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में एज की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की ही रिस्पेक्ट की जाती है। और अभी इधर हम देखते हैं हैंडफैंग को, जो की लीडरशिप पर बैठा हुआ था, और उसके राइट में बैठा हुआ था मोतियांग सिंह ब्लैक एम्ब्रेसेट का लीडर, और उसके लेफ्ट में वॉर्डिंग सैन बैठा हुआ था जिसका की बुद्धिस्वरी ट्रांसमिशन सलाइवा साउलियन ने छीन लिया था। और ये तीनों के तीनों एक इलायर दोजन लेवल के एंसेस्टर थे। और वॉर्डिंग सैन और मोतियांग सिंह को देखकर यहाँ पर के कोई भी एक्सपर्ट्स उन्हें कुछ भी नहीं थे बोल रहे, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ऑल राउंड डिमन गोस्ट को मर जाने के बाद ब्लैक कॉर्नर रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दोजन लेवल के एंसेस्टर ये दो ही है, मोतियांग सिंह और ये वॉर्डिंग सैन। लेकिन अभी क्या पता है इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में और भी कोई बुढ़ा एक्सपर्ट किसी डीप माउंटेन में या किसी डीप फॉरेस्ट में छुपा हुआ हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग जेन्युइन एक्सपर्ट खुद को कभी भी रिवील नहीं करता। और इधर ये जो लोग हैंडफैंग के साथ आकर मिले हुए थे उनमें से तो बहुत सारे उनके दोस्त थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको की हैंडफैंग ने प्रेशराइज करके वो दबाव डालकर उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, और उन्हें जबरदस्ती अपने अलायंस का हिस्सा बनाने पर मजबूर कर दिया था। और वो भी बेचारे मजबूरी में यहाँ इस डिमन फ्लेम बेली में आ गए थे। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गोल्डन सिल्वर ब्रदर भी आ जाते हैं, और अभी वो हैंडफैंग की इनविटेशन पाकर बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए वो हैंडफैंग से मिलने और उनकी अलायंस में जुड़ने के लिए आ गए थे, क्योंकि वो साउलियन और साउगेट से काफी ज्यादा नफरत करते थे और उनकी पास में साउलियन से काफी ज्यादा दुश्मनी भी थी। और अभी ये दोनों के गोल्डन सिल्वर ब्रदर हैंडफैंग के बारे में अच्छे से जानते थे, और उन्हें पता था कि हैंडफैंग बहुत ही ज्यादा रूथलेस और चालाक है, और उन्हें यह भी पता था कि हैंडफैंग की मेडिसिनल रिफाइनमेंट की स्किल बहुत ही ज्यादा हाई है, और उन्हें आने वाले टाइम में हैंडफैंग से काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब हैंडफैंग में किलर दोजन लेवल का एंसेस्टर बन चुका है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी मेडिसिनल रिफाइनमेंट की स्किल भी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी होगी, इसीलिए वो लोग हैंडफैंग के सामने झुक जाता है। लेकिन अभी उन लोगों को कहा पता था कि हैंडफैंग के पास अब सीहार्ट फ्लेम नहीं रही जिनसे कि वो हाई टायर लेवल मेडिसिनल पिल को रिफाइन करता था, क्योंकि उसकी सीहार्ट फ्लेम को हॉल ऑफ सोल के किलर ने लेकर उसकी जान बख्श दी थी, वरना अभी भी यह हैंडफैंग हॉल ऑफ सोल वालों से ही मरवा रहा हुआ था। अब इधर हैंडफैंग अपने सीट पर से उठकर सभी को ग्रीट कर देता है और सभी को उसके डिमन फ्लेम बेली में आने पर उनका वेलकम करता है। और फिर इसके साथ ही हैंडफैंग सभी से कहता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ब्लैक कॉर्नर रीजन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हर साल जेनन एकेडमी की लैंड फोर्समेंट यूनिट के हाथों मारे जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों
लोगों का जेनन एकेडमी के साथ फड्डा पड़ चुका है जो कि कभी भी हल नहीं हो सकता। और फिर इसके साथ ही हैन फैंग सभी से कहता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिमन फिल्म बेली का चीफ ऑलराउंड डिमन बॉस जेनन एकेडमी के हाथों मारे गए हैं। अब हैन फैंग की ये बात को सुनकर डिमन फिल्म बेली के काफी सारे एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उनकी जेनन एकेडमी के खिलाफ नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अभी के लिए वो लोग बस यही चाहते थे कि किसी तरह इस खून का बदला जेनन एकेडमी के स्टूडेंट्स या उसके एक्सपर्ट्स के खून से ले। और दूसरी तरफ वो लोग जो कि हैन फैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के दूसरी फेक्शन से थे, वो लोग ये बात सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। और वो लोग कह रहे थे कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट एक अल्टीमेट एक्सपर्ट था जो कि डोजोंग लेवल के 7 स्टार का एंसेस्टर था और वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस था जिसका कि कोई ही ब्लैक कॉर्नर रीजन में मुकाबला कर पाए। और हम सबको यकीन नहीं आ रहा कि ऑल ग्राउंड डिमन गोस्ट जेनन एकेडमी के हाथों मारा गया। अब इधर ब्लैक एम्बर सेट का लीडर मुतियांग जिंग और वर्ल्डिंग सैन जिंदा की बुद्धिस्ट 40 टेंसमेंशन स्लाइवा साउयन ने छीन लिया था। वो ये बात सुनकर पूरी तरीके से डर गए थे और उनकी फेस एक्सप्रेशन भी बिल्कुल चेंज हो गए थे और अभी वो पूरी तरह से कांप गए थे और डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। और इसके साथ ही वो समझता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। और फिर मुतियांग जिंग चाय का कप पकड़ते हुए खुद से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वॉर्ड बाय ओवरऑल कैन अभी तक जिंदा है और वो जेनन एकेडमी में ही छुपे हुए हैं। और ये ऑल ग्राउंड डिमन वो जिसने की इनर एकेडमी में जाकर धावा बोला था, उसने तो इनर एकेडमी में जाकर खुद को ही सूली पर चढ़ा लिया। लेकिन बात जो भी हो, मैंने ये सुना है कि वो ऑल ग्राउंड डिमन वो साउयन की किसी खतरनाक दाऊ स्किल से पहले ही इंजर्ड हो गया था, वरना उसकी एसटीएन के साथ इतना मुश्किल नहीं था कि वो वॉर्ड बाय ओवरऑल कैन के हाथों से बचकर ना भाग पाए। मुझे लगता है कि ये छोटा लड़का साउयन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है जो कि इवन के 7 स्टार डोजोंग लेवल के एंसेस्टर को भी एक ही अटैक में मारने की पावर रखता है। अब ये बात सुनकर वर्ल्डिंग सैन भी कहते हैं कि अगर बात बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन स्लाइवा की ना होती तो मैं कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम में ना पड़ता और ना ही इस छोटे लड़के साउयन से पंगा लेता, क्योंकि ये छोटे लड़का साउयन किसी जंगली सुअर की तरह है जो कि गुस्से में आकर किसी शेर को भी खाने की हिम्मत रखता है। अब इधर हैन फैंग यहाँ पर आए सभी के लोगों को भड़काते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर मेरी डिमन फिल्म बेली ना होती तो यहाँ पर कल को कोई न कोई दूसरा फेक्शन होता, तो तब भी कोई साउगेट और जेनन एकेडमी को रोकने की हिम्मत ना रखता, क्योंकि जेनन एकेडमी और साउगेट की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि डिमन फिल्म बेली साउगेट के साथ बैटल में है और अगर कल को हम हार गए तो साउगेट जरूर ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो तब के टाइम डिमन फिल्म बेली तो खत्म हो ही जाएगी, तो फिर साउगेट और साउगेट के लोग आप सभी के लोगों की फेक्शन की तरफ आएंगे। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऑल ग्राउंड डिमन गोज जैसा एक्सपर्ट है या ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो कि वर्ल्ड बाय रोल कैन को हरा सके, तो फिर आप लोग मेरी बात को इग्नोर कर सकते हो और मेरी बात को इग्नोर करके यहाँ पर से जा भी सकते हो। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं, तो फिर आने वाले टाइम में डिमन फिल्म बेली के बाद जो पहला शिकार होंगे वो आप लोग होंगे। और तब के टाइम या तो आप सभी लोग साउगेट के सामने सरेंडर कर दोगे या तो साउगेट तुम लोगों को और तुम्हारे फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हैन फैंग की ये सारी बातें सुनकर सभी के लोग नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते और अभी वो सभी के लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वो कभी भी साउगेट जैसी फेक्शन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे जो कि अभी चंद सालों पहले ही बनी थी। अब इसके साथ ही एथेस्फोर्ड उठकर हैन फैंग से पूछता है कि मिस्टर हैन फैंग, आप हमें बता सकते हैं कि आपका अभी का नेक्स्ट प्लान क्या है? जिस पर हैन फैंग अपने हाथ खोलते हुए सभी से कहता है कि आप सभी के लोग ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाने माने एक्सपर्ट हो और आप लोगों को भी पता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तुम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हो। अब बेवकूफ वाली बात को सुनकर वर्ल्डिंग सैन और मुतियांग जिंग हैन फैंग को बड़े गुस्से से देखने लगते हैं और दूसरी तरफ हैन फैंग बहुत हीला खुश था, क्योंकि वो देख रहा था कि सभी के लोग उसी को ही देख रहे हैं। और वो इसके साथ ही अपने कपड़े को ठीक करते हुए अपनी गांड को खंगालते हुए गले को खंगालते हुए सभी से कहता है कि जैसा कि साउगेट और जेनन एकेडमी इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और कोई भी फेक्शन इनसे पंगा नहीं ले सकती, तो फिर हम सबको खुद को बचाने के लिए और अपनी फेक्शन को बचाने के लिए एक अपना बहुत ही बड़ा अलायंस बनाना होगा जो कि हमें कल को किसी भी एनिमी से लड़ने की ताकत देगा। अब हैन फैंग की ये बात को सुनकर सभी के लोग हैरान होकर कहते हैं कि अलायंस, और फिर वो लोग समझ जाते हैं कि अगर अभी के लिए हैन फैंग और डिमन फिल्म बेली अकेले ही साउगेट और जेनन एकेडमी से लड़े तो डिमन फिल्म बेली इस ब्लैक कॉर्नर रीजन से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लैक कॉर्नर रीजन की आधी से ज्यादा फेक्शन ने मिलकर हैन फैंग के साथ अलायंस बना लिया तो साउगेट और जेनन एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इन सबसे अकेले भिड़ना। और तब के टाइम साउगेट और जेनन एकेडमी अपना कदम फूक फूक कर रखेंगे। अब इसके साथ ही हैन फैंग सेट लीडर मो और वर्ल्डिंग सैन का नाम लेकर कहता है कि ये दोनों भी इस अलायंस के बनने से सहमत है, क्योंकि इससे इनको और उनकी फेक्शन को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। और तब के टाइम हमारी एसटीएन को देखकर साउगेट किसी चूहे की बीच में जाकर छुप जाएगा। अब अलायंस की बात आई गई तो मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लैक कॉर्नर में सभी के फेक्शन एक दूसरे का जानी दुश्मन होता है और अगर ये अलायंस बन गया तो इनमें से अगर किसी भी फेक्शन के लीडर को मौका मिल गया दूसरी फेक्शन को तबाह करने का तो वो इजीली ही जाकर ऐसा कर देगा और तब जाकर इस अलायंस में इंटरनल फाइट स्टार्ट हो जाएगी और फिर इस अलायंस का नाम भी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अलायंस। और अभी वहाँ पर के मौजूद एक्सपर्ट्स यही नाम भी सजेस्ट कर रहे थे कि इस अलायंस का नाम कॉन्फ्लिक्ट अलायंस ही होना चाहिए। और फिर इसके साथ ही एक बंदा उठकर कहता है कि जैसा कि हम अलायंस बना ही रहे तो इसका कोई ना कोई चीफ तो होना चाहिए या इसका कोई ना कोई कमांडर तो होना चाहिए। अब ये बात को सुनकर हैन फैंग सभी से कहता है कि मुझे बस अलायंस बनाने का ही मशवरा देना था और मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि ये अलायंस चलता है कि नहीं चलता, और अगर ये अलायंस ना चली तो कल को फिर तुम लोग साउगेट के हाथों मरने के लिए या सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि साउगेट के लीडर साउयन तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब साउयन का नाम सुनकर यहाँ पर के काफी सारे एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा डर गए थे और वो लोग साउयन से इतना ज्यादा डरते थे कि उन लोगों को लगता था कि साउयन उन्हें मार देंगे, इसीलिए उनमें से काफी सारे एक्सपर्ट्स साउयन के डर से ही हैन फैंग के साथ मिलने
पर मजबूर हो गया था। लेकिन अब इसके साथ ही वहाँ पर एक हंसने की आवाज आने लगती है और फिर हम देखते हैं साउयन को, जो कि कह रहा था कि चीफ हैंड, तुमने ये सब बिल्कुल सही टाइम पर कहा और तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सब मिलकर मुझे नील डाउन कर पाओगे। और अब हम देखते हैं साउयन को, जो कि यहाँ इस डिमन फिल्म वैली में आ गया था और उसके साथ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी थे जिनका की ओरा काफी ज्यादा फ्रैगनिंग था और ये सब साउयन के साथ ही थे। अब साउयन को देखकर यहाँ पर के मौजूद सभी के एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और वो सभी हैरान होकर कहते हैं कि साउयन। अब इधर हम देखते हैं साउयन को, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्माइल दे रहे थे। और फिर इधर दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है फट्टू हैनफैंग पर, जो कि खुद ही किसी चूहे की बिल में घुसने की कोशिश कर रहा था और वो देखना चाहता था कि क्या साउयन के ग्रुप में वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन है कि नहीं है। और जब वो देखता है कि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन यहाँ पर नहीं है तो वो चूहे की बिल में से निकल कर अपने अच्छे अवतार में आ जाते हैं और फिर वो गुस्से में साउयन को घूरने लगते हैं। और इसके साथ ही वो साउयन से कहते हैं कि साउयन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम खुद को यहाँ पर डिलीवर करने के लिए मेरे हाथों में आ गए। और अभी तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तुम्हारी नजरों में किसी घास के समान लगता है क्या। और फिर इसके साथ ही हैनफैंग सभी के लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से डिमन फिल्म वैली के बाकी के गार्ड्स को यहाँ पर इकट्ठा करो। और इधर साउयन बड़े ही टेस्लो के साथ उस ग्राउंड में आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है कि मेरा पंगा सिर्फ हैनफैंग के साथ है और मैं यहाँ पर हैनफैंग की चड्डी फाड़ कर पिछवाड़ा फाड़ने आया हूँ, इसलिए तुम सब इस मामले से दूर रहो। और अगर तुम में से किसी ने भी इस मामले में गार हराई तो मैं उसकी भी गार फाड़ दूंगा और तब ना ही फिर मैं तुम लोगों पर दया दिखाऊंगा। अब साउयन की ये बात को सुनकर ब्लैक कॉर्नरजन के सारे केक्स पर साउयन को यंग होने की वजह से उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि साउयन कितना ज्यादा खतरनाक है। अब इसके साथ ही साउयन हैनफैंग की तरफ देखकर बड़े ही अजीब सी स्माइल करके उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हें डिमन फिल्म वैली के सभी के गार्ड्स को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने दूसरे लोग पहुंचा दिया हुआ है। अब साउयन की ये बात सुनकर हैनफैंग और बाकी के डिमन फिल्म वैली के एक्सपर्ट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वही हैनफैंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो कहता है कि तुम कितने ज्यादा जालिम हो, तुमने डिमन फिल्म वैली के सारे गार्ड्स को मार दिए। मुझे लगता है कि तुम आज यहाँ डिमन फिल्म वैली को सफाया करने के लिए ही आए हुए हो। क्या तुम आज यहाँ से किसी को जिंदा भी जाने दोगे। जिसके साथ ही साउयन एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हारे डिमन फिल्म वैली ने तो भी हमारे जेनेन एकेडमी के बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स को किल किया है और अब ऐसा तो होना ही है, इसलिए हमारी जेनेन एकेडमी अपने सारे स्टूडेंट्स का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि हम इस तरह के एनिमीज को जिंदा छोड़ते ही नहीं जो कि स्टूडेंट्स को किल करता हो। अब जिसके साथ ही हैनफैंग अपनी सारी दाव की कॉलिस करते हुए गुस्से में साउयन से कहता है कि लगता है कि आज तुम यहाँ मेरी डिमन फिल्म वैली को तबाह करने के पर्पज से ही आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा यह प्लान तुम पर ही उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेट लीडर मोर वर्लिंगसन भी मौजूद है और तुम जैसे यंगर जनरेशन के आए हुए एक्सपर्ट की इनके सामने कोई भी औकात नहीं। और अभी हैनफैंग ये बात कहकर मुतियांगजिंग और वर्लिंगसन की गार फुला रहा था ताकि वो भी साउयन से लड़ने में उनकी मदद करे, क्योंकि हैनफैंग ये भली भांति जानता था कि साउयन कोई मामूली एक्सपर्ट नहीं है। और अभी हैनफैंग ने साउयन की पूरी स्ट्रेंथ तो देखी भी नहीं है और जब वो देखेंगे तो उसकी फटकर चार हो जाएंगे। और अभी इधर हैनफैंग हीरो बनते हुए साउयन से कह रहा था कि मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, वो ये कि तुम ऑफी डेडली बुद्धिस्ट डिटेचमेंट स्लेवा को हमारे हवाले कर दो और यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये सुनकर साउयन बड़े आराम से सेट लीडर मो और वर्लिंगसन की तरफ देखकर कहता है कि सेट लीडर मो और वर्लिंगसन, क्या आप दोनों भी इस हैनफैंग और डिमन फिल्म वैली का साथ देना चाहते हो। अब साउयन ये सब बात कर ही रहा था तो फर्स्ट लीडर सू कैन और लिटिल फेई डॉक्टर भी आगे बढ़ गए थे और वो दोनों किसी भी वक्त अटैक कर सकते थे सेट लीडर मो और वर्लिंगसन पर, जैसे ही वो ना कहते तो। और अब ये देखकर सेट लीडर मो और वर्लिंगसन साउयन के पेरेंट्स और साउयन के साथ फर्स्ट लीडर सू कैन और लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि ये दोनों भी इलायर दुजन लेवल के एक्सपर्ट थे। और साउयन भी एक ऐसा एक्सपर्ट था जो कि वर्ल्ड ग्राउंड निमन वो जैसे एक्सपर्ट को भी इंजर्ड करके अधमरा कर दिया था, इसीलिए वो दोनों नहीं चाहते थे कि वो साउयन के हाथों मारे जाए। और अब इसके साथ ही मुतियांगजिंग बड़े ही आराम से और बड़े प्यार से साउयन से कहता है कि चीफ साहब, बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन रखता है और मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ और हैनफैंग ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं उसका साथ दूंगा तो वो बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा मुझे जरूरी दिलाएगा, इसीलिए मैं अभी के लिए हैनफैंग का साथ देने पर मजबूर हूँ। और इधर वर्लिंगसन भी कहता है कि अगर तुम बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा को हम दोनों के हवाले कर दोगे तो हम हैनफैंग और तुम्हारे मैटर में टैंग नहीं रहेंगे और हम यहाँ पर से चुप करके चले जाएंगे। अब हैनफैंग जब इन दोनों की ये बात को सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हैनफैंग ने अपनी अलायंस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी और जब वो इन दोनों की बात को सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों वर्लिंगसन और मुतियांगजिंग साउयन की स्ट्रेंथ से डर चुके हैं और उनके डर जाने की वजह से बाकी के एक्सपर्ट जो कि हैनफैंग को ज्वाइन करने के लिए आए थे वो भी बहुत ही ज्यादा डर चुके थे साउयन से और वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर साउयन सोच रहा था कि इस बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा को वर्लिंगसन और मुतियांगजिंग के हवाले कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट मेडिसिन फेई डॉक्टर की फुटबॉल बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं इस बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा को इनके हवाले कभी भी नहीं करूंगा और मुझे लगता है कि आज ये बैटल यहाँ पर होकर ही रहेगा। अब इसके साथ ही साउयन सभी से कहता है कि बैटल को स्टार्ट करने से पहले तुम सभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक सर्वाइव करके देख ही लियो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगली वाली वीडियो में मैं तुम सबको बुद्धिस्ट और डिटेंशन स्लेवा तो दूंगा नहीं बल्कि पिछवाड़ा जरूर फाड़ूंगा, इसलिए खा पी कर तंदुरुस्त रहना और अगली वाली वीडियो में लड़ने के लिए काबिल रहना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे, तब तक आप सभी भी खाओ पियो और मस्त रहो।